हेलो फ्रेंड्स। मैं हमेशा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स को बताता हूँ। वो ये है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छा स्टूडेंट बनना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to become a good biology student to crack any exam, because once you are a good biology student, ना सिर्फ आप अपने लाइफ के एग्जाम क्लियर कर पाओगे, आप अपने करियर के गोल्स भी सेट कर पाओगे, आप फ्यूचर में अच्छे से रिसर्च भी कर पाओगे, आप एक अच्छा साइंटिस्ट बन पाओगे, आप एक अच्छा प्रोफेसर बन पाओगे। और ये सारी चीजें करने के लिए एक अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट होना जरूरी है। नाउ जब भी आप ऑनलाइन जाते हो, इंटरनेट सर्फ करते हो और आप सर्च बॉक्स में एक स्टेटमेंट डालते हो, हाउ टू स्टडी बायोलॉजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट JRF एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंस एग्जाम, तो बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं और वो आपको अलग अलग टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि टाइम टेबल ऐसे बनाना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतनी बजे जागना है, इतनी बजे सोना है, इस तरीके से बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, इस तरीके से बायोलॉजी को मगअप करना है। बट ये सारी की सारी चीजें फेल्ड है अगर आप फंडामेंटली एक अच्छे बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हो। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी बायोलॉजी प्रॉपरली, कैसे बायोलॉजी को पढ़ा जाए एक अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट बनने के लिए, और मैं उसके कुछ स्ट्रेटजीज और उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। एंड इफ यू फॉलो these strategies, these examples, these methods, not only you will clear your entrance exam, आप अल्टीमेटली एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी, टू अप्लाई द बायोलॉजी। तो सबसे पहले जो मेथड है, जो आपको स्ट्रेटजी यूज करना है, वो है डू इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि एक अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट एक अच्छा केमिस्ट्री स्टूडेंट होता है, एक अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट एक अच्छा फिजिक्स स्टूडेंट भी होता है, और एक अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट एक अच्छा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी होता है। बिकॉज व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज नथिंग। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, chemistry and mathematics to explain the functions, the structure of a cell. This is biology. अगर आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक साथ लाके बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने का कोशिश करोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी को इस तरीके से याद रख सकता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी को इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हमारे पास बायोलॉजी के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस मींस आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हो, आप कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लेते हो, आप उनका पॉलीमर बनाते हो। आप ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहे हो, आप ग्लूकोज से स्टार्च बना रहे हो, आप ग्लूकोज से सेल्यूलोज बना रहे हो। कार्बोहाइड्रेट इज गेटिंग पॉलीमराइज्ड। हमारे पास मोनोमर्स है, न्यूक्लियोटाइड्स, उनको पॉलीमराइज करके सिस्टम जो है वो डीएनए बना रहा है, उनको पॉलीमराइज करके सिस्टम जो है वो आरएनए बना रहा है। अमाइनो एसिड्स लिए जा रहे हैं, उनको पॉलीमराइज करके प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज डूइंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने हमें और उनको पॉलीमराइज करके सेल के अंदर पॉलीमराइज करके हमको अलग अलग टाइप के लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाने।
और जब भी आप ये करने जाओगे, जब भी आप कॉन्सेप्ट सीखने जाओगे, तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज जब भी मदर नेचर ने, जब भी इवोल्यूशन ने ये डिसाइड किया कि हमें पॉलीमराइजेशन करना है टू क्रिएट बिग मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उन्होंने चीजों को टफ नहीं रखा है, उन्होंने चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन मैकेनिज्म यूज की है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है, तो आपके लिए इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से क्या सीखना आसान हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट पॉलीमराइजेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बिकॉज जब भी मदर नेचर को पॉलीमराइजेशन करना था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन मैकेनिज्म यूज किया है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. One reaction mechanism is enough to understand different types of concepts related to biopolymerization. बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई मैकेनिज्म पूछ ले, क्या डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को एक ट्रेन की तरह जोड़ता जा रहा है, उसके पीछे का रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Mother Nature has created the biology based on the fundamental principles of what? Physics, chemistry and mathematics. And if you are able to compile these concepts, if you are able to combine these concepts, आप बहुत आसानी से बायोलॉजी को समझ सकते हो, लाइफ लॉन्ग भूले बिना, कभी नहीं भूलोगे, बिकॉज आपको उसका मैकेनिज्म पता है। करेक्ट? एक और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, रिडक्शन पोटेंशियल। एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। कोई पूछता है यार कि व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं बोलता हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी केमिकल स्पीशीज अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा। और उसके कंपैरिजन में किसी और केमिकल स्पीशीज की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और दोनों रिएक्शन मिलके क्या बनाएंगे? रेडॉक्स कपल और रेडॉक्स रिएक्शन। हमको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यार रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, उतना ही ज्यादा रिडक्शन होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, हमारे दिमाग में स्टेटमेंट बैठ चुका है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यार अगर भी कोई भी केमिकल स्पीशीज हो और उसका रिडक्शन करवाना हो, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रखना है? ज्यादा रखना है। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट किसने फॉलो किया? मदर नेचर ने फॉलो किया, एवोल्यूशन ने फॉलो किया। कैसे? उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजाइन किया। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल का लॉजिक लगाओगे, तो आपको यह पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। मींस NADH का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, कॉम्प्लेक्स 1 का उससे ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स 3 का उससे ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स 4 का उससे ज्यादा है, एंड ऑक्सीजन वाटर सिस्टम का सबसे ज्यादा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से NADH से कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 ऑक्सीजन तक पहुंच रहे। रीजन? ये सारी चीजें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज्ड है। एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, एक सिंगल लाइन केमिस्ट्री की, उस कॉन्सेप्ट से आप क्या सीख रहे हो कि उस कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजाइन हुआ है। हमारी लाइफ डिपेंडेंट है इसके ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी।
टू प्रोड्यूस एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो शुड बी देयर, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए हमारे पास होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज, ताकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, उस मूवमेंट में एनर्जी रिलीज हो सके, और उस एनर्जी रिलीज जो हो रही है उसको यूज करके एटीपी बनाया जा सके। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से रखना है अपने दिमाग में, तो मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इट इज नथिंग, रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अरेंज करो, इवोल्यूशन ने रिडक्शन पोटेंशियल को बेस बनाया है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिजाइन करने में। ये भगवान है एक तरीके का। रिडक्शन पोटेंशियल इज ए गॉड, गॉड का एक टूल है जिसमें क्या किया जा रहा है, उसको यूज करके बड़ी बड़ी डिजाइन जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बनाया जा रहा है। फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? वाटर। बट जब वाटर को पूछा जाए कि प्लीज गिव द इलेक्ट्रॉन, वाटर क्या बोलेगा? नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मेरा रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और अगर मेरा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। बट फिर भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको वाटर में से इलेक्ट्रॉन्स को छीनना पड़ेगा। उन वाटर में से इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए पूरा लाइट रिएक्शन डिजाइन किया है। क्लोरोफिल को बोला कि भाई तू क्या करना, फोटोन एब्जॉर्ब करना। जब तू फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो तेरे इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट ऑफ यू, और जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तुम एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाओगे, और जब तुम एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनोगे तो तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू वाटर से ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर को हार मान के अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें देना पड़ेगा। ये सिस्टम डिजाइन हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के ऊपर, मदर नेचर ने डिजाइन किया। ये हम रिडक्शन पोटेंशियल एक केमिस्ट्री फिजिक्स का एक सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन बनाएंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। जब मदर नेचर ये सिस्टम यूज कर रही है, तो अगर हमें सच में बायोलॉजी को अच्छे से समझना है तो हमें भी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलता है कितने घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, मैं कभी नहीं बोलता है। मैं कभी ये एडवाइस नहीं देता कि सुबह 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 4 बजे उठो। मैं हमेशा बोलता हूं लॉजिकल बनो, बायोलॉजी के एक अच्छे स्टूडेंट बनो, और ट्राई करो अलग अलग सब्जेक्ट्स को साथ में लाके बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का। अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट बनेंगे तो ना सिर्फ हम बायोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, हम अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर करेंगे, हम लाइफ में बायोलॉजी को लेके अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। तो पहला जो टिप है मेरा पहला स्ट्रेटेजी है हाउ टू स्टडी बायोलॉजी, दैट इज बिकम एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। किसी ने पूछ लिया यार हॉट कॉफी पसंद है या कोल्ड कॉफी पसंद है ना? किसी ने ये सवाल पूछ लिया मुझसे कि हॉट कॉफी पसंद है या कोल्ड कॉफी पसंद है, और मुझे आउट ऑफ द बॉक्स बायोलॉजिकल टर्म्स में आंसर देना है। क्या बोलूंगा मैं? यार हॉट कॉफी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। क्यों अच्छा आता है? बिकॉज हॉट कॉफी इज अ हॉट लिक्विड। हॉट लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होता है। आ गया फिजिक्स। सरफेस टेंशन कम होने से हॉट कॉफी मेरे टंग के ऊपर ज्यादा स्प्रेड करती है, और जब वो मेरे टंग के ऊपर ज्यादा स्प्रेड करती है तो मेरे ज्यादा टेस्ट बड्स एक्टिवेट होते हैं, और जब वो ज्यादा टेस्ट बड्स एक्टिवेट होते हैं तो मुझे बेटर टेस्ट फील होता है। किसका? हॉट कॉफी का। कोल्ड कॉफी बहुत ठंडा है, सरफेस टेंशन ज्यादा है, टंग के ऊपर स्प्रेड कम है, तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा। इसीलिए जो बहुत हार्डली फ्रोजन आइसक्रीम होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, जब वो सेमी सॉलिड बनती तो अच्छा लगना स्टार्ट होता है। फिजिक्स यूज किया है आंसर देने के लिए, फिजिक्स को यूज करके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट तक पहुंचे और हमने आंसर दिया है। बिकम एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट, इट विल रियली रियली हेल्प यू। नेक्स्ट वीडियो में
हम सेकंड टिप देखेंगे, हाउ टू स्टडी द बायोलॉजी, दैट इज asking the most important question, that is why, asking the reasons behind different concepts and different phenomena. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे बायोलॉजी पढ़ते रहिए. We are launching our online CSIR NET JRF GATE Life Science online course from 1st of July. And if you really want to study with us biology in the most logical way, please contact us. Thank you guys. Thank you very much for today.